हेलो। हेलो। हम्म। तो साउंड क्लियर नहीं आ रहा। काट काट के आ रहा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। भैया नेटवर्क खराब है इसलिए। नेटवर्क थोड़ा वीक होगा। हम्म। अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक। ठीक। चलिए, तो सूची क्षेत्र कैमरा के बारे में कल बता रहे थे कि यह हमारा कि ये जो सूची क्षेत्र कैमरा है ये किस सिद्धांत पर काम करता है और किस हम्म। सिद्धांत को सत्य साबित करता है। हम्म। तो ये रिलेटेड था आपका प्रकाश की सीधी रेखा से। प्रकाश की हम्म। सीधी रेखा से, ठीक है। हम लोग बात हाँ। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके अंतर्गत आएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये जो प्रैक्टिकल वर्क है, ये जो इक्विपमेंट हम्म। है सूची छिद्र कैमरा, ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकाश हमेशा करती है। ठीक है। हम्म। ये किस तरीके से कार्य करता है और इससे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले ये होता क्या है वो तो कल थोड़ा बता रहे थे, फिर से एक बार शुरू करते हैं। ठीक है। होगा क्या, इसमें एक आयताकार बॉक्स होगा। एक आयताकार बॉक्स होगा जिसके अंदर की दीवारें पूरी तरीके से काले रंग से पेंट की रहेगी, हम्म। पेंट की हुई रहेगी। इसके बाहरी भाग पे यानी एक तरफ एक छोटा सा यहाँ पर छिद्र होगा, एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा। इतने हाँ, की सुई, इतने की सुई केवल आर पार जा सके। ठीक है, बहुत छोटा होता है हम्म, और उसके बाद इसके पिछली परत को, ये वाला परत, इसके पिछले वाले साइड में काले रंग की परत, पहले तो चारों तरफ काले रंग की पेंट की जाती है और उससे के बाद पीछे की जो दीवार है इस पर तेल लगे हुए कागज की एक परत चढ़ा दी जाती है। तेल लगी हुई कागज की बनी हुई एक परत जो होती है उसको उस पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मतलब पीछे की साइड, पीछे भैया वाली दीवार। बॉक्स किस चीज का रहता है? किसका रहता है बॉक्स? किसी भी चीज का बना सकते हैं। अच्छा फिर तो इससे आर पार दिखता है? हाँ, इस पे आर आर पार नहीं दिखेगा, आपको प्रतिबिंब को देखना है ना। बॉक्स रहेगा अच्छा। क्लोज्ड, ये बॉक्स रहेगा हम्म। क्लोज्ड, ऊपर से भी बंद, हम्म। नीचे से भी बंद, चार दीवार रहेगा। हम्म। केवल आगे में एक होल रहेगा छोटा सा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब इसको देखेंगे प्रतिबिंब कैसे है। तो प्रतिबिंब देखने के लिए आप ऊपर से इसको खोल सकते हैं। ऊपर से जब खोलिएगा तो आपको हाँ। कि इसके पीछे वाली दीवार पर क्या हो चढ़ाया जा सकता है, घिसा हुआ शीशा अथवा तेल लगी हुई कागज से बनी होती है पीछे की दीवार। ठीक है, ये वाली दीवार, प्रतिबिंब जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पर पीछे वाली दीवार पर हाँ। करना क्या होता है इसमें। इस छिद्र के सामने, इस छिद्र के सामने हमने एक वस्तु खड़ी कर दी ए बी। अच्छा ये भी के जगह पे ना। ए बी लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा वस्तु या बिंब। तो हमने एक वस्तु वहाँ पर खड़ी कर दी हम्म। और इधर से प्रकाश डाला गया इसके हम्म। बाएं तरफ से, इधर हम्म, से। ठीक है, तो जब प्रकाश डाला गया तो यहाँ से प्रकाश तो ये तिरछी रेखा में जाएगी क्योंकि यहाँ सीधी से जा नहीं सकती है। इस तरीके से प्रकाश आई, इधर से प्रकाश आई और यहाँ से छिद्र से होते हुए ये नीचे की ओर यहाँ पर आकर टकराई। यहाँ हम्म। ये नीचे वाली जो प्रकाश थी जो इधर से जा रही थी वो यहाँ पर आकर टकराई। हम्म। ठीक है, मतलब उसने क्या किया कि ऊपर वाला जो वस्तु का ऊपर वाला जो भाग था उसे उसने हम्म। कहाँ ले गया, उस छिद्र से होते हुए वो ले गई नीचे। नीचे की ओर। और जिस हम्म। नीचे वाला वस्तु का जो नीचे वाला भाग था इसे ले गए ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ठीक है, और वहां पर जाकर के उन्होंने एक प्रतिबिंब बना दिया, इस वस्तु की एक परछाई बना दी या फिर प्रतिबिंब कहेंगे तो बना दी, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश हमारा पर प्रतिबिंब बना दिया गया, बन गया, समझिए ऐसा। तो जो आपको अंदर में, प्रतिबिंब भैया ये पीछे वाला दीवार पे दिख रहा है ना? हाँ, पीछे वाले दीवार पर दिखेगा। हम्म। ठीक है, हम्म। इतना हुआ बनाया कि वहां पर प्रतिबिंब दिख सके। अगर उसको भी हम प्लेन बना देंगे ना तो वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर के वो चला जाएगा, वहां पर हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। अच्छा। इसलिए इस दीवार को घिसा हुआ बनाया गया कि वहां से प्रकाश यहाँ पर आकर के कुछ समय ठहरे।
ठीक है, इसलिए इसको तेल लगा हुआ कागज जैसे शीशे शीशे घिसा हुआ शीशा से बनाया गया। तो ये अच्छा, यहाँ प्रैक्टिकली पे अगर भैया नॉर्मल शीशा रख देते हैं तो लाइट तो फिर वहां से फिर से वापस चला फिर जाता से ना। वापस चला जाएगा, फिर से हाँ यहाँ से टकरा करके वापस चला जाएगा और प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, वो हम्म प्रतिबिंब बनेगा पर आपको वो दिखेगा नहीं, परछाई आपको दिखेगी नहीं। हम्म हाँ, ठीक है, तो यही हम्म काम होता है। तो इससे क्या पता चला हमको कि है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसने प्रकाश यहाँ से हम्म सीधी आई और ये छिद्र से होते हुए नीचे की ओर चली गई, यानी ऊपरी वाले भाग को इसने नीचे की ओर दिखा दिया हम्म और नीचे वाले भाग को उसने ऊपर की ओर उधर पर जाकर किया के ठीक है। दिखा दिया। हम्म ठीक है, हम्म कैमरा भी सब इसी तरीके से वर्क करता है, पर कैमरा में कुछ इक्विपमेंट इस तरीके से लगा दिए जाते हैं कि वो पिक्चर आपको सीधा दिखे, हम्म सेम दूरी पर दिखे। प्रोजेक्टर से बनाना भी है। उस पर कुछ इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं जिससे कि पिक्चर आपको ये बी डैश ए डैश ना हो करके वो सीधा दिखे, आपको ए डैश बी डैश ही दिखे और ना दिख करके सेम आकार का दिखे, इस तरह से दिखता है ना। हम्म नॉर्मल प्रिंसिपल हो गया कि कैमरा इस तरीके से वर्क करता है, और यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लगा दिए जिससे क्या हुआ कि उसने पिक्चर को सीधा कर दिया, हम्म जो हमें दिखता, पिक्चर को सीधा कर दिया और आकार को भी सेम कर दिया जो हमें दिखाई हम्म। देती हाँ है ना। होता है। होता है। हम्म अच्छा भैया, ये जो वस्तु रखा हुआ था ना यहाँ पे एबी पे, ये उल्टा रखा हुआ है ना। नहीं, वो सीधा रखा हुआ है, ए बी सीधा है। अच्छा, एबी सीधा है और फिर ये जो नीचे आया सो ऊपर गया और ऊपर आया सो नीचे आया, तो फिर ये तो उल्टा बन गया ना। यहाँ पर उल्टा बना हुआ दिख रहा है, यहाँ देखिए एरो किया हुआ है और ये एरो नीचे की ओर किया हुआ है, तो बन रहा है। तो सूचित छिद्र कैमरा में हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा उल्टा बनता है। अच्छा, उल्टा बनता है ना। ठीक है, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। वस्तु से बस। छोटा है, वस्तु से छोटा बनेगा। हम्म, ठीक है, हम्म, चलिए ये सूचित छिद्र कैमरा किस तरीके से वर्क करता है वो पता चला। हाँ, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये अगर पूछा जाए कि सूचित छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पे काम करता है, कार्य करता है प्रकाश की सीधी रेखा में गमन से। हम्म, सीधी रेखा में गमन नहीं कर पाती तो ये फिर सूचित छिद्र कैमरा से काम नहीं हो पाता। हम्म। ठीक है, अब इससे प्रश्न पूछता है कि अगर ये सूचित छिद्र कैमरे में अगर यहाँ पर एक होल था, अगर एक होल से बढ़ा करके 2 होल कर दें अलग अलग जगहों पर, तो अच्छा फिर भैया, भैया इसमें अगर ये सीधी रेखा में प्रकाश गमन नहीं करता अगर, तो ये जो लाइट जो यहाँ से दिया जा रहा था ना, ये तो ऊपर चला जाता ना। सीधी रेखा में गमन, ये भी तो सीधी रेखा में आया ना, ये वाला भी तो सीधी रेखा है ना, ये रेखी है ना। ओ, अच्छा ये बात थी। हाँ, समझ गए। जैसे प्रकाश तो यहाँ वही से आ रहा उसी है, से मान तो लीजिए जा रहा यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में आएगी इस तरीके से, है। हम्म, इधर से आएगी, ऐसे आएगी ना जी। हम्म, पार्ट ए से बी वाले पार्ट में ये प्रकाश अंदर की ओर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ तो वस्तु है, यहीं पर आकर रुक जाएगी। हम्म, यहाँ से इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, इधर तो नहीं आ पाएगी, ये वाला एरिया तो खाली रह जाएगा, यहाँ से तो प्रकाश आ ही नहीं पाएगी क्योंकि सामने वस्तु रखा हुआ है। प्रकाश जैसे टॉर्च जलाते भी हैं। तो जैसे प्रकाश टॉर्च यहाँ से, जलाते हैं। प्रकाश वस्तु से एकदम थोड़े ऊपर ऊपर में जहाँ पर वस्तु की ऊंचाई खत्म हो रही, वहां से वो इंटर कर गई इधर, इस इस बॉक्स के तरफ वो यहाँ यहाँ से इंटर कर गई, तो इधर अंदर जाने के लिए उसे अंदर जाने के लिए ये रास्ता मिला इसके सीधे में, वो चली गई। अगर प्रकाश ऐसा भी तो था कि प्रकाश यहाँ से भी आ रही होगी, तो प्रकाश यहाँ से आकर के कहाँ जाएगी, इसमें टकराएगी, बॉक्स के ऊपर हम्म टकराएगी। बॉक्स के ऊपर तो यहाँ जाने का रास्ता है नहीं, ना। है ना। अगर ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो प्रकाश क्या करता, प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो प्रकाश ऐसा होता, आई ऐसे इधर, इस पर टकराए, इधर से जाने के लिए नहीं मिला,
तो ये यहाँ से ऐसे घूमकर ए पर गई और फिर यहाँ आई और फिर ऐसे चली गई। समझे हाँ आप? ये भी। हाँ, ये होता अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो ये होता। समझे ना? उसको जिधर से जगह मिलता वो से चला जाता, वैसे चले जाता। और ऐसा करता कौन है? ऐसा ध्वनि करती। ध्वनि कैसा गुण होता है ना? सामने अगर दीवार रख दें फिर भी ध्वनि इस तरफ सुनाई देगी। बोलते हैं हम लोग विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश उस तरह से विवर्तन नहीं करती है। कुछ केसेस में ऐसा करती है वो, पर हर केस में ऐसा नहीं करती। आगे पढ़ेंगे विवर्तन के बारे में। चलिए, सूची क्षेत्र कैमरा क्लियर हुआ। अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। पहला तो सूची छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश की सरल रेखा प्रकृति चीज ये पहला पॉइंट ये। यदि सूची छिद्र कैमरे की दीवार पर एक से अधिक छिद्र कर दिए जाएं, सामने वाली दीवार पर एक अधिक छिद्र कर दिए जाएं, तो पिछली वाली दीवार पर कितने प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी? ठीक है, दूसरा चीज, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, कितने बनेंगे? कितने अच्छा, छिद्र एक होंगे? छिद्र कर दिया जाए तो दीवार पर छिद्र संख्या के बराबर ही प्रतिबिंब की संख्या होगी। ठीक है, मतलब जितना छिद्र यहाँ पर आप जितना छिद्र रखिएगा उतने प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेंगे। यहाँ पर एक छिद्र था इसलिए एक इमेज बना। अगर एक छिद्र और यहाँ कर देंगे तो एक इमेज और बनेगा, एक छिद्र और कर देंगे तो एक इमेज और बनेगा। यानी जितने छिद्र रहेंगे उतने इमेज दीवार की पिछली बॉक्स बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आया जी? कैमरे के सामने वाली दीवार में एक से अधिक छिद्र कर दिया जाए, पीछे वाली दीवार पर भी छिद्रों की संख्या उतनी ही होगी जितनी पिछली वाली दीवार पर छिद्रों की संख्या के बराबर ही प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त होगी। और तीसरा पॉइंट यहाँ से क्या निकलता है कि यदि अनेक छिद्रों के बदले एक बड़ा छिद्र कर दिया जाए, ठीक है, एक छिद्र को उसी को बड़ा कर दिया जाए तो उसी तरह का प्रतिबिंब, ठीक है ना, उसी तरह का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर और बड़ा, जितना बड़ा करते चले जाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब पीछे की दीवार की ओर बनेगा। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि आप अगर अनेक छिद्रों के बदले एक बड़ा एक छिद्र कर दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। जितना बड़ा छिद्र होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब तीसरा, चौथा और अंतिम पॉइंट क्या है जी? कि प्रतिबिंब का आकार किस पर डिपेंड करता है? सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है वस्तु पर और छिद्र से पर्दे की दूरी पर। वस्तु पर तो डिपेंड करता है, बनेगा नहीं। जिस तरह का आप उस तरह का प्रतिबिंब आपको उसमें दिखेगा नहीं। तो पूछा जा सकता है कि सूचीबद्ध कैमरे का प्रतिबिंब का आकार किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक क्या? एक छिद्र से पर्दे की दूरी और दूसरा वस्तु से छिद्र की दूरी। दो चीजों पर, छिद्र से पर्दे की दूरी, मतलब ये पर्दा अंदर कितना रखा हुआ है, ये इसकी दूरी, ये पर्दा जो पीछे वाला पर्दा जो है ये इस छिद्र से कितनी दूरी पर है, और दूसरा ये छिद्र वस्तु से कितनी दूरी पर। मिनिमम इसका कितना होना चाहिए? मिनिमम और मैक्सिमम इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है। ऐसा समझिए कि अगर हम वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु अगर यहाँ रख देंगे, अगर हम यहाँ रख दें तो इसका आकार क्या बनेगा? इधर आकार क्या बनेगा? इतना ही बड़ा बनेगा या इससे बड़ा बनेगा या इससे छोटा बनेगा? यहाँ जो बना हुआ दूर रखा बनेगा, जितना दूर रखेंगे हम लोग उतना छोटा बनते चले जाएगा। ठीक है, और सामने रखेंगे तो बड़ा होता जितना जाएगा। सामने रखते चले आएंगे, जितना सामने रखते चले आएंगे वो प्रतिबिंब उतना बड़ा बनते चला जाएगा। ठीक है,
हाँ तो ये 4 चीजें यहाँ समझ में आई कि सूची छिद्र कैमरे में क्या क्या चीजें हो सकता है। पहला, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा, उसमें छिद्रों की संख्या, अगर कैमरे के सामने अधिक छिद्र कर दिया जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो जितने छिद्र होंगे उतने ही प्रतिबिंब की संख्या होगी। तीसरा, अगर अनेक छिद्रों के बदले एक बड़ा छिद्र कर दिया जाए तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा, प्रतिबिंब भी जितना बड़ा छिद्र है उतना बड़ा ही बनेगा। और चौथा, प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब का आकार छिद्र से पर्दे की दूरी पर तथा छिद्र से वस्तु की दूरी दोनों पर निर्भर है। ठीक है, चलिए 4 करके लिख लीजिएगा। अब इसके बाद है हमारे पास आवर्धन। इंपॉर्टेंट चीज है, आवर्धन को एम लिखा जाता है। ठीक है, आवर्धन को एम से आवर्धन बराबर होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। कह सकते हैं कि छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी बटा छिद्र से वस्तु की दूरी। बिंब मतलब, ठीक है, बिंब को हम लोग वस्तु भी, प्रतिबिंब तो समझ में आ रहा ना। तो ये आवर्धन किसी भी दर्पण का हम लोग ये बात करेंगे जब आगे आवर्धन के बारे में मिलेगा। याद रखिएगा क्या निकला जाता है, मैग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसी को बोलते हैं। इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई एस से एच डैश से इसको डिनोट करेंगे और नीचे वाले को करेंगे एच से, ऊंचाई के लिए। ठीक है, जब ये दर्पण में चले आएंगे दर्पण में चले आएंगे तो यहाँ दर्पण में जब चले आएंगे तो यहाँ छिद्र की जगह दर्पण लिखा जाएगा, छिद्र की जगह दर्पण लिखा जाएगा। और इसका आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा, दर्पण के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V by U। ठीक है, ये आगे दर्पण के लिए पढ़ा है। एक लाइन और इसमें डाटा दिया है क्या कि बड़े आवर्धन वाले छिद्र से बड़े आवर्धन के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये वाला डाटा से आपको पता चला कि अगर आवर्धन का मान बड़ा चाहिए बड़े आवर्धन के लिए छिद्र से बीम की दूरी कम होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। अगर हमको आवर्धन हमको ज्यादा चाहिए, यानी आवर्धन हमको ग्रेटर चाहिए, नीचे वाला मान ज्यादा होगा कि ऊपर वाला मान ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रखनी होगी कि छिद्र से बीम की दूरी, बीम की दूरी, छिद्र से बीम की दूरी। अच्छा, किसको कम रखनी होगी, में से किसे कम रखनी होगी, छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी कम रखनी होगी जिससे आवर्धन हमें ज्यादा मिलेगा। देखिए, आवर्धन के लिए क्या कह रहा, बड़ा आवर्धन के लिए छिद्र से बिंब की दूरी, छिद्र से बिंब की दूरी क्या होनी चाहिए। भाई आवर्धन मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब, मैग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि वस्तु का आवर्धन कितना बड़ा बन रहा है। वस्तु का आवर्धन किस पर निर्भर करता है, प्रतिबिंब ना, और वस्तु की दूरी दोनों पर डिपेंड करती है। यही इसी को आवर्धन ऐसा समझिए, इन दोनों के बीच का जो रेशियो का अनुपात है, इनकी ऊंचाई और इनकी वस्तु की ऊंचाई और इनकी ऊंचाई का जो अनुपात निकलेगा उसे ही उसका आवर्धन कहते हैं। के लिए किसी वस्तु का आवर्धन उस वस्तु की कुल ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की कुल ऊंचाई का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की ऊंचाई के बीच में क्या अनुपात है वो, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इस छिद्र से इस वस्तु की दूरी और इसी छिद्र से इस प्रतिबिंब की दूरी के बीच की अनुपात क्या है।
उसे आवर्धन कहते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ देखिए, आवर्धन बराबर क्या लिखा है, पहला वाला यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में बिंब की ऊंचाई, ये आवर्धन दे देगा आपको। दूसरा, छिद्र से प्रतिबिंब की दूरी और छिद्र से बिंब की दूरी, ये भी हमें आवर्धन दे देगा। ठीक है, निकालने के लिए। और आगे दर्पण में इसका ज्यादातर यूज होता है। ध्यान में एकदम याद कर लीजिएगा कि क्या बराबर, आवर्धन के बराबर होता क्या है। आवर्धन के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊपर और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात को हम लोग आवर्धन करते हैं। ठीक है, और बड़ा आवर्धन के लिए हमको किसको ज्यादा रखना पड़ेगा, वस्तु की ऊंचाई कम होनी चाहिए। जितना वस्तु छोटा होगा, जितना वस्तु छोटा होगा उतना आवर्धन ज्यादा होगा। ये क्लियर है कि नहीं है? मिसाल क्लियर हुआ जी ये? हाँ भैया। कि जितना भी साउंड वस्तु, फास्ट, जितनी वस्तु की ऊंचाई साउंड जितनी, साउंड सही नहीं आ रहा है फास्ट फास्ट क्या आ रहा है नेटवर्क पर। आप लोग को? सही आ रहा है जी? हाँ मेरा ठीक है। आपका ठीक है। अमित का ठीक है, बाकी रंजना लोग का भी आवाज नहीं आ रहा। साफ नहीं आ पा रहा है। इधर तो नेटवर्क मेरा ठीक है, इधर तो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। भाई इसको एक बार और बता दीजिए ना। अच्छा, आवर्धन को, आवर्धन को एक बार फिर बता दें। हाँ आवर्धन को। हाँ इसको एक बार और बता दीजिए। कि आवर्धन होता क्या है, चीजें बनेगी। अगर कोई, अगर उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी दो चीजें बनेगी, उसकी दो 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 कंडीशन बनेंगे। उसके एक तो उसकी खुद की ऊंचाई होगी, उसकी खुद की ऊंचाई, और जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई, दो चीजें होंगी। तो आवर्धन हम उस चीज को कहते हैं। अच्छा भैया, ये वाला बोले ना कि वस्तु क्या जितना छोटा होगा तो बड़ा बनेगा उसका ये परछाई, या आवर्धन, फिर वस्तु बड़ा होगा? हाँ? वस्तु की ऊंचाई जितनी कम होगी आवर्धन उतना ज्यादा होगा। अच्छा, मतलब जितना छोटा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, जितना छोटा सूची क्षेत्र कैमरा में क्या चीज देखेंगे लोग, वस्तु जितना आगे रखिएगा, आप जितना छोटा करते जाइएगा, यहाँ रखे थे तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, अगर इसको यहाँ रखेंगे तो और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और इसको नजदीक रखेंगे और छोटा करेंगे तो और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जितना नजदीक लाते जाएंगे और बड़ा प्रतिबिंब बनते चला जाएगा। ठीक है ना? तो क्या देख रहे हैं कि वस्तु इधर इधर हमारा वस्तु है, इस साइड पे हमारा वस्तु है, तो वस्तु को जितना छोटा करते चले जा रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई उतनी बड़ी होगी, है ना? क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ। तो उच्च आवर्धन के लिए यानी बड़े आवर्धन के लिए आवर्धन का मान अगर आपको ज्यादा चाहिए तो नीचे वाला का मान कम रखना होगा। ऐसे भाग देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिए 10, ठीक है, और बस बिंब की ऊंचाई लिए 4 या फिर बिंब की ऊंचाई लिए 5, तो m क्या निकलेगा? m निकलेगा 2, आवर्धन 2 निकलेगा। अगर इस 5 की जगह हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 रखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम और बड़ा करते हैं, 8 कर देते हैं, क्या फिर भी आवर्धन 8, फिर आवर्धन कितना निकलेगा? आवर्धन 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा, निकलेगा ना? 8.1.2 के आसपास निकलेगा इस तरीके से। अगर हम आवर्धन को और नीचे वाले मान को और बड़ा करते हैं, अभी 10 कर देते हैं, तो क्या होगा? 10 पर कितना? 1 आएगा। देखिए क्या हो रहा है कि नीचे एक बार 5 लिए तो 2 आया, 8 लिए तो उससे कम आया, 10 लिए तो उससे कम आया। तो नीचे का मान जितना जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे हमारा इधर का मान कम आते चला जाएगा।
तो इधर के मान को हमको इधर इधर वाले मान, इस साइड वाले मान को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इधर वाला नीचे घटाएंगे। को कम करना पड़ेगा। इधर 2 था, इधर 2 है, तो इसको बढ़ाना, इसको अगर हमको बढ़ाना है तो नीचे का मान को क्या करना पड़ेगा? हमको नीचे का मान को कम करना पड़ेगा ना। 5 की जगह कम हमको 3 करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बढ़ गया ना। तो ये बढ़ रहा है कैसे? हाँ, छोटा किए तब, किसको? नीचे वाले को। नीचे वाले को छोटा किए तब छोटा मान। यही चीज है कि अगर बड़ा आवर्धन चाहिए आपको, यानी m का मान आपको ज्यादा चाहिए, बीम की दूरी, यानी ये नीचे बोल रहा है छिद्र से बीम की दूरी को क्या करनी पड़ेगी? कम करनी चाहिए। हाँ, कम। छिद्र से बीम की दूरी कम करनी चाहिए, या फिर बीम की ऊंचाई को आप कम कर दीजिए, वस्तु की ऊंचाई को कम करते चले जाइए, आपको आवर्धन हमेशा बड़ा मिलते चला जाएगा। ठीक है। क्लियर? देखिए, अगर इसी को क्या किया जाता है कि यदि पर्दे की जगह पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया जाता है ना, जो हम लोग सूची क्षेत्र कैमरा में बोले, पर्दे पीछे वाला, पर्दे की जगह पर पीछे वाले साइड पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिए, तो इससे एकदम बढ़िया संतोषजनक पिक्चर आपको प्राप्त देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये वाला चीज़ आपको याद रखने के लिए एक बार घर में जाकर के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आवर्धन को। अब आगे बढ़ते हैं हम। भैया मेरा आवाज नहीं आ रहा उधर साउंड का? नहीं, किसी का नहीं आ रहा। अब देखिए, एक टॉपिक, एक और एग्जांपल था उसका, प्रछाया और उपछाया। ठीक है, प्रछाया और उपछाया क्या होता है? छाया का ही 2 भाग होते हैं, छाया के ही 2 भाग होते हैं, एक को बोला जाता है प्रछाया, एक को बोला जाता है उपछाया। ठीक है, छाया कैसे बनता है वो तो पता है। जब प्रकाश, क्या बोल रहे हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की प्रकाश किरणों के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरणें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वस्तु के आगे पर्दा रखने पर पर्दे के प्रकाशित भाग के बीच कुछ भाग ऐसा होता है जो काला दिखाई देता है, और वहाँ, क्योंकि वहाँ अंधकार होता है, इसलिए इस भाग को छाया कहते हैं। देखिए, आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये ठीक है। वही बल्ब जल रहा है ना। हाँ, समझ लीजिए बल्ब जल रहा है ये, और इस बल्ब के सामने हमने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी, रुकावट या अवरोध। ठीक है, इस वस्तु को यहाँ पर रख दिया, एक पर्दा लगा दिया गया है सामने, एक पर्दा रख दिया गया है सामने। तो पर्दे के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ये वाला जो बीच वाला भाग होगा, जहाँ से ये रुकावट सीधे सीधे आपको दिखेगी, ये चीज, इसको बोलते हैं हम लोग प्रछाया, जो एकदम अंधेरा होता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। ध्यान दिए हैं कभी? हाँ भी। आपकी परछाई बनती है वहाँ, उस भाग में आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाहर, उस क्षेत्र से बाहर में आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। छाया की लंबाई और आकार किस पर डिपेंड करता है? छाया की लंबाई और आकार 3 चीजों पर डिपेंड करती है, 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला चीज क्या? प्रकाश का उद्गम। दूसरा, अपारदर्शी वस्तु का आकार, कि अपारदर्शी वस्तु कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और तीसरा, प्रकाश के उद्गम तथा वस्तु के बीच की दूरी पर छाया की लंबाई और आकार, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। कोई डाउट? ये सब क्या है? प्रकाश का उद्गम, जहाँ से लाइट पड़ता है वहाँ ना। हाँ, जब प्रकाश का उद्गम, अपारदर्शी वस्तु तो समझ रहे हैं, जैसे लकड़ी हो गया ये सब। हाँ ठीक,
इसको समझ लीजिए कि प्रकाश का उद्गम मतलब जहाँ से प्रकाश आ रही है, हम्म प्रकाश का स्रोत, हम्म। ठीक है, जहाँ से प्रकाश निकली। तो इस सेंस में प्रकाश मान लीजिए बल्ब, हम्म अब बल्ब हो गया, टॉर्च हो ये हो गया। गया आपका, ये हो गया आपका प्रकाश के लिए स्रोत, जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रकाश का उद्गम स्थल। हम्म। पिक्चर से देखिए, तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो प्रकाश का उद्गम स्थल, कि प्रकाश कहाँ से उद्गम हो रहा है, तो हमारा यहाँ से प्रकाश निकल के आ रहा है। दूसरा डिपेंड करता है अपारदर्शी वस्तु का आकार पर। तो ये जो लाल कलर का बीच में वस्तु है, ये हमारा अपारदर्शी वस्तु है, जहाँ से प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, हम्म। ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि अगर इसका आकार छोटा होगा तो प्रछाया छोटी बनेगी और उपछाया उतनी ही बड़ी। हम्म नहीं, अगर ये छोटा होगा तो यहाँ पर ये जो सर्कल है बीच में, ये वाला सर्कल बनेगा, बनेगा ना। हम्म अगर ये बड़ा होगा तो ये छाया, ये जो प्रछाया है यहाँ पर सर्कल जो है, ये और बड़ा बनेगा। तो दूसरा ये कारण हुआ कि अपारदर्शी वस्तु के आकार के कारण, अपारदर्शी वस्तु के आकार पर भी ये निर्भर करता है कि छाया बड़ी बनेगी कि छाया छोटी बनेगी। और तीसरा है प्रकाश का उद्गम स्थल और ये अवरोधक के बीच की दूरी, कितनी दूरी पर है। ये था ना, प्रकाश का उद्गम और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। याद रहेगा, किसी भी छाया को बनने के लिए निर्भर करती है। पहला चीज तो प्रकाश का उद्गम, कहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, पहला चीज कहाँ से प्रकाश आ रही है। दूसरा चीज प्रकाश के बीच में जो अवरोधक है उसका आकार कैसा है, उसकी आकार कैसा है, अवरोधक का आकार कैसा है। यानी वस्तु रखे हैं प्रकाश स्रोत के सामने, गोलाकार है कि किसी भी आकार का है, गोलाकार है, बेलनाकार है, जिस तरह की का आकार का है, उसका आकार क्या है। आकार का मतलब बड़ा है, छोटा है, बहुत बड़ा है, वो। हाँ। और तीसरा प्रकाश के उद्गम और उस अपारदर्शी वस्तु के बीच की दूरी, मतलब ये बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपकी छाया कैसी बनेगी, उस वस्तु की छाया किस तरीके से बनेगी और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, निर्भर करता। बताइए कहाँ डाउट है, ये चीज़ें क्लियर हुई, क्लियर हुआ जी। छाया किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की जो छाया बनती है वो किन तीन चीज़ों प्रकाश और हाँ, सूर्य का। प्रकाश का उद्गम में। पर। और मतलब जितना दूरी में रख, ये जितना कम दूरी में रखेंगे उतना ज्यादा ही बनेगा। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश का उद्गम, दूसरा अपारदर्शी वस्तु का आकार। अपारदर्शी वस्तु चाहिए ना सामने, तब ना छाया बनेगी। नहीं तो अगर प्रकाश उद्गम प्रकाश से अगर हवा- सीधे सीधे वस्तु पे पड़ेगा तो फिर उसकी छाया तो बनेगी नहीं। जैसे मोबाइल मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं हम लोग, उसको ही ढक देते हैं तो उसके बाद तो दिखता नहीं है। हाँ, उसके सामने अगर अपारदर्शी वस्तु आप रख देते हैं, मान लीजिए उसके टॉर्च जलाए हैं और उसके सामने अपना हाथ रख दीजिएगा, तो हाथ तो अपारदर्शी वस्तु है। हाँ। हाथ अपारदर्शी वस्तु है, हाथ के पार अब प्रकाश उस तरह से नहीं जा पाएगा जिस तरीके से वो बिना हाथ के जा पा रहा हो, हाथ के बाहर जिस तरीके से जा पाता है। तो वही हमारा अपारदर्शी वस्तु होगी। और जैसे जैसे इस अपारदर्शी वस्तु को आप अपने से दूर करते चले जाइएगा, प्रकाश स्रोत से दूर करते चले जाइएगा, आपको आपको उसकी परछाई, हाँ, आपका जो लाइट, रोशनी, जैसे जैसे हाथ आता है वैसे लाइट दिखते जाती लाइट दिखते जाता है का मतलब क्या हो गया, आप अपने अवरोध को हटा रहे हैं। जब आप है। अवरोध हाँ। को हटा रहे हैं तो प्रकाश फिर सीधी रेखा से गमन करना चालू हो जाएगा और ये वस्तु आपको पूरा का पूरा दिखेगा। और परछाई हम्म। फिर नहीं दिखेगी, परछाई फिर दिखेगी। हम्म। किसी वस्तु की परछाई कैसे दिखती है, हम ही लोगों का परछाई जो है, बाहर निकलते हैं आप तो परछाई किस तरीके से दिखती है। अब खड़े हैं यहाँ, परछाई सूर्य यहाँ पर है ना जी। में, जैसे लाइट पड़ता है तो उसमें जो ये क्या बोलते हैं,
परछाई हमारी किधर दिखेगी, किस तरफ दिखेगी, इधर दिखेगी कि इधर दिखेगी, राइट की लेफ्ट? घर। लेफ्ट में। लेफ्ट में, इस तरफ दिखेगी ना, हाँ इस तरफ। इस तरफ दिखेगी। क्यों इस तरफ दिखेगी? राइट। क्योंकि इधर से जो प्रकाश आ रही है वो इधर जा नहीं पा रही है, इधर पार नहीं हो पा रही है, हमसे पार नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारी परछाई यहाँ पर। हेलो। 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 हाँ भैया, उनका आवाज। बहुत डिस्टर्ब है आज, नेटवर्क आज बहुत ज़्यादा। अब साउंड क्लियर है? हाँ। ठीक है। आई बातें कुछ समझ में छाया के बारे में? हाँ भैया। तो छाया का ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें निर्भर करती हैं छाया को बनने में। अब छाया कितने तरह की बनती है? तो 2 तरह की छाया बनती है, एक उपछाया, एक प्रछाया। छाया और प्रछाया। उपछाया कहाँ पर बनती है? छाया के बगल में। जहाँ पर प्रकाश एकदम नहीं पहुँचता, ठीक है ना, जिस भाग में प्रकाश एकदम नहीं पहुँचता है वो वहाँ पर प्रछाया बनती है। जैसे ये बीच वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर हमारा एकदम भाग पूर्ण अंधकार रहता है, यहाँ पर जिसे हम लोग देख पाते हैं, जिसे कहते हैं कि हाँ ये परछाई है इसकी, ठीक है ना, एक शेप बनता है ना। पीछे अगर आप खड़े हैं तो पीछे की ओर आपका एक शेप बनता है, चाहे छोटा बनेगा या फिर बहुत बड़ा बनेगा, डिपेंड। हाँ, प्रकाश का पीछे स्रोत की ओर कैसा है, बंद। प्रकाश के स्रोत की दूरी कैसी है, पीछे की ओर जो शेप बनता है ना उसे हम लोग प्रछाया कहते हैं, ठीक है। हम्म। और को छोड़ करके जो भाग में प्रकाश पहुंचता है, जिस भाग में प्रकाश अंततः पहुंचता है, छाया कहते हैं। यानी ये वाला भाग पहुंच रहा होगा, यहाँ पर प्रकाश दिखेगा इसके चारों, यानी परछाई के अगल बगल जो लाइट दिखता है ना आपको, दिखे है ना, ध्यान दिए हैं, ध्यान दीजिएगा कभी। परछाई के चारों तरफ जो लाइट, वो हमारी उपछाया है। और जो जो अवस्था, हमारे पीछे बनती है ना, हाँ, और पहला जो तो हम। आप बड़ा एक पहला छोटा। छोटा वाला तो आपका उपछाया प्रछाया है। जो आप हैं, जितना साइज हम्म। का, जिस तरीके से आप खड़े हैं, उस तरीके से पीछे एक लंबाई का बनेगा कुछ, इतना लंबाई का, ठीक है। और तो उसके सामने एक बनता है छोटा। एक ये बनेगा आपका छोटा वाला ही बोल रहे हैं, छोटा वाला ये गोल करके इस तरीके से दिखेगा, जिस तरह का आकार होगा इस तरीके का दिखेगा, ये होगा हमारा प्रछाया, हम्म। ठीक। और इसके बाद क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक प्रकाश दिखेगा, जो आपका आकृति होगी उसी आकृति की आपको चारों तरफ हल्की हल्की प्रकाश दिखेगी, प्रकाश, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे उपछाया। एक बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, हाँ, देखे अभी। देखे है ना। चलिए हम्म। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा। चलिए ये था आपका प्रकाश का छाया और उपछाया। इसमें भी 3 पॉइंट के लिए थे कि प्रकाश की छाया आखिर किस चीज़ों पर निर्भर करती है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हम्म। हाँ। आज आज पढ़ने वाले थे परावर्तन, प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। हम्म।
चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु से टकरा के टकराकर लौटने को किसी वस्तु से टकराकर लौट हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? दूसरी चीज है कि प्रकाश जहाँ से किसी भी वस्तु से टकरा कर अगर लौट जा रही है, किसी भी दिशा में लौट जा रही है, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। और ये भैया, परावर्तन, हाँ, तो अपवर्तन किसको कहते हैं? उस अपवर्तन में भी तो लौटता है ना? अपवर्तन में लौटता नहीं है प्रकाश, एक माध्यम से चला जाता है। क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। ओह, वो जो सूर्य से आता है और धूलकण से जो आ जाता है, वो तो ये होता है ना, अपवर्तन। अपवर्तन होता है जब वो धूल से आते हुए पानी के अंदर चला जाता है, हवा को भी पार करते हुए आ रहा है, तो वो अपवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है। परावर्तन के कारण आगे, परावर्तन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। परावर्तन हो गया जो दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, उनको दिखता है। ठीक है ना? तो परावर्तन क्या है? किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक चीज किन वस्तुओं पर अच्छी तरीके से होता है? तो क्या कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से पॉलिश हुई चिकनी सतह, प्लेन सरफेस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, कर दिया जाता है। यानी अगर आपका सरफेस प्लेन है, उस पर जो प्रकाश पड़ेगी वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वस्तु उस प्रकाश को रख नहीं पाएगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, चाहे किधर से भी आए वो रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर सतह चिकनी है तो। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होती है। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। भैया, भैया, गाड़ी का जो लाइट रहता है उसमें परावर्तन होता है ना? हाँ, उत्तल दर्पण लगाता ना, उत्तल नहीं रहता, अवतल दर्पण रहता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण रहते हैं। साइड हाँ, मिरर साइड उत्तल रहता है। हेडलाइट तो हेडलाइट में रहता है दूसरा। हेडलाइट में अवतल रहता है। वो हेडलाइट है ना। भैया, उसमें परावर्तन होता है ना? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है ना? ऐसे तो वो प्रकाश का स्रोत समझ लीजिए, वहां से प्रकाश निकलता है, डाइवर्ज होता है उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए, अब देखिए समतल दर्पण आके होता है क्या? हम पढ़े क्या बताया गया क्या कि समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। ये सबसे अच्छा परावर्तन करता है, यानी इसके ऊपर पड़ने वाला जो भी प्रकाश है तो ज्यादा भाग इसका रिफ्लेक्ट ही हो जाता है, ये निकल ही जाता है। अब इसमें आपको बताए थे हम लोग लास्ट क्लास में भी बताए होंगे। ये देखिए समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है वो बताया गया। समतल दर्पण में आखिर क्या चीजें होती है, और बेसिक चीज एकदम लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ऊपर वाला कांच आपका, ये आपका कांच है, समतल दर्पण है। ये हमारा समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के पीछे वाले भाग पर किसकी परत चढ़ा दी जाएगी? किसकी परत चढ़ी हुई रहती है? चांदी की परत। चांदी की परत। ठीक है ना? इस चिकने समतल कांच पर, कांच के पीछे वाले भाग पर पहले चांदी की परत चढ़ाई जाती है। पीछे में आपका चांदी की परत चढ़ाई है, इसके पीछे में इस तरीके से इसके ऊपर चांदी की परत चढ़ा दी गई। आईना में ना भी है, जैसे आईना में। हाँ, आईने में, समतल दर्पण में, हाँ वही आईने में समझिए, आईना में होता है। पीछे में चांदी की परत चढ़ा दिए गए,
और चांदी की परत चढ़ाने के बाद इस पे क्या किया गया, लाल पेंट का सुरक्षात्मक परत चढ़ा दिया गया। ये लाल पेंट का सुरक्षात्मक परत क्यों चढ़ा दिया गया जी, ये चांदी को थोड़ा बचा करके इसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया लाल कलर का, ठीक है, पीछे से। इससे क्या होगा, चांदी की जो परत चढ़ी हुई है वो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, चांदी की परत को घिसने देगा, ठीक। और इसके सामने वाला भाग जो है ना वो परावर्तक सतह की तरह काम करेगा। इसके सामने वाला भाग इन फ्रंट में रहेगा, जहां पर दर्पण, जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तरीके का समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण इस तरीके से बनाया जाता है, क्लियर। परावर्तक सतह मतलब परावर्तक सतह जहां पर मतलब दर्पण का सामने वाला भाग, आगे वाला फ्रंट में। फ्रंट जहां पर उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन वहीं से होता है, प्रकाश का परावर्तन उसी सतह से होता है, इसलिए उसे परावर्तक सतह कहते हैं। भैया चांदी का अगर पतली परत ना चढ़ा डायरेक्ट लाल पेंट मार दे तो? लाल पेंट चांदी का पतली परत इसलिए चढ़ाया जाता है कि से परावर्तन करके इधर अंदर की ओर आएगी, इस पर टकराएगी, वो सीधे सीधे बाहर ना निकल जाए, समझ रहे हैं, सीधे सीधे इसको पार करते हुए अंदर ना चली जाए, इसलिए चांदी की परत सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन का काम करती है ना, एकदम, इसलिए चांदी की पतली परत उस पर चढ़ा देखिए, बताता है नीचे क्या लिखा हुआ, डाटा लिखा हुआ है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर चिकने कांच चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है, ठीक है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को, समतल कांच की प्लेट की एक सतह को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, सामने वाला सतह को ऐसे ही छोड़ देते हैं प्लेन, और एक सतह को क्या किया जाता है, रजतित किया जाता है। रजतित मतलब क्या होता है, सिल्वराइज किया जाता है, यानी सिल्वर की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, यानी चांदी की एक पतली परत उस पर जमा दी जाती है। के बाद उस पर क्या किया जाता है, चांदी की पतली परत पर लाल कलर का उस पर पेंट किया जाता है, ठीक है। कभी कभी लोग काले रंग का भी पेंट करते हैं, ठीक है, काले रंग का या फिर कोई भी गहरा लाल रंग का, अन्य गहरे लाल रंग के पेंट उस पर चढ़ा दिया जाता है। अब होता क्या है कि पेंट चढ़ाता क्यों है, तो पेंट चढ़ा देने से चांदी की जो परत है उस पर खरोच आदि जो होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, जिससे वो दर्पण, समतल दर्पण बहुत लंबे समय तक टिक पाता है, चल पाता है। समझे यहाँ तक? हाँ ये था भैया। आपका समतल दर्पण का केस। समतल दर्पण में ये कार्य होता है, और समतल दर्पण को किस तरीके से बनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में किसकी परत, दर्पण में किस तत्व की परत चढ़ा दी जाती है, तो चांदी की परत चढ़ती है। भैया ये तो वो वाला मिरर है ना जो हम लोग देखते हैं जिसमें, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि आखिर दर्पण, समतल दर्पण में और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। अब देखिए परावर्तन के नियम क्या दिया हुआ है हमारे पास। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके कुछ नियम होते हैं कि किस तरीके से आखिर प्रकाश अगर अगर दर्पण पे पड़ेगी तो किस तरीके से वो प्रकाश को, जो उस पर आने वाली प्रकाश है उसको किस तरीके से उसे परिवर्तित करेगी, किस तरीके से वो परावर्तित होकर दूसरी ओर जाएगी, किस ओर जाएगी, कितने कोण पर जाएगी, उस चीज के बारे में। किरण किसी तरीके से किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, उसे हम लोग प्रकाश का उसे हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। नियम का पालन करते हुए वो प्रकाश परावर्तित हो रही है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ टिपिकल टर्म है जो आपको लोगों को याद तो होना चाहिए पीछे में। आपतन बिंदु,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब याद है कुछ? हम्म, चलिए फिगर पहले देख लीजिए क्या चीज है। पहला चीज तो आपको पहला चीज क्या दिया हुआ है? दर्पण। पहला चीज क्या आपके पास? दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। दर्पण। हमारे पास एक दर्पण होना चाहिए, ये चीजें डाटा हमारे पास। और ये जो किया हुआ है इसका मतलब क्या है? सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक सब पीछे की ओर खींचा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भैया पेंट किया हुआ है ये तो। पीछे की सतह पेंट की हुई है, यानी परावर्तक सतह आगे वाला है, ठीक है। यानी फ्रंट इसका कौन है और पीछे बैक कौन है वो बताता है। जिस ओर वो रेखाएं खींची गई हैं वो उसका बैक साइड है, यानी पिछला भाग है। और हाँ। जिधर रेखा नहीं खींची गई है वो दर्पण का आगे वाला भाग, हम्म, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग जानते हैं दर्पण होगा, तो समतल दर्पण है हमारे पास। अब तो समतल दर्पण के साथ क्या है? पहला चीज आपतित किरण, दूसरा चीज हमारा है आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आपतित मतलब आने वाला किरण जो इस दर्पण पे आएगा, हाँ, ठीक है। जो किसी दर्पण पे हाँ, आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से जो किरण दर्पण की ओर आए आपतित किरण कहा जाएगा, ठीक। और आपतित किरण उस दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर टकराएगी, यानी जहां पर भी वो इस दर्पण पर टकराएगी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। तीसरा टर्म, हाँ। आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण पर टकराएगी आपतन बिंदु, और उस फिर आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वो एक दिशा में दूसरी दिशा में आगे की ओर बढ़ जाएगी, उस बढ़ती हुई रेखा को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। यानी आने वाले किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण, वो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु, और फिर टकराने के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जिस ओर निकल जाएगी, जिस रेखा से निकलती हुई दिखेगी वो परावर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। तीन चीजें, चार चीजें समझ में आई यहाँ तक। अब उस बिंदु से जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए क्या हो रहा है कि दोनों एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण भी समतल दर्पण के उसी बिंदु से टकराई है, उसी बिंदु पर है। परावर्तित किरण भी उसी बिंदु से होकर के बाहर की ओर निकल रही है। तो इस आपतन बिंदु से हम क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर खींच दिया, हम लोग कहेंगे अभिलंब। परपेंडिकुलर जो हम लोग खींच देंगे ना, इसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर सीधे सीधे कहेंगे लंब कहिए या अभिलंब कहिए, एक ही चीज है। तो अभिलंब हमने कहाँ से खींचा है? आपतन बिंदु से। आपतन। आपतन बिंदु ना, आपतन बिंदु से ही हमने अभिलंब को खींचा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या? आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण, हाँ आपतन कोण जिससे वो आएगा और ये रेखा के बीच में जो बन रहा है ये ये आपतन कोण, कोण। यानी सीधे आपतन बिंदु पर सीधी रेखा में जा रहे हैं। आपतित किरण, दो चीजों के बीच आपतित किरण और ये जो अभिलंब हमने खींचा है, इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में जो ये कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, आपतन। ओके। हाँ। और इसको डिनोट करते हैं आई से। ये आपतन कोण डिनोट होता है आई से, आइस। ठीक है, स्मॉल आई, स्मॉल आई। स्मॉल आर। और दूसरा है परावर्तित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रेज, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये परावर्तन कोण कहाँ पर बनेगा? ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं
परावर्तित आवर्तन कोण। परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे आर से, आर से। छोटे वाले आर से। यहाँ तक क्लियर हुई बातें? हाँ हाँ तो सब पता चल गया कि आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, कोण क्या होता है। सब समझ में आया ना बात? आगे बढ़े। हाँ भैया। चलिए देखिए, उसी का नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपतित किरण क्या होता है। किसी सतह पर किरण को आपतित किरण कहते हैं, पड़ने वाली किरण को बोल रहा है आपतित किरण कहते हैं। फिर आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराएगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे। परावर्तित किरण क्या है, जिस माध्यम से चल करके आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई तो उस किरण को अपरावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब क्या है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को डिनोट करेंगे आई से और परावर्तन कोण को डिनोट करेंगे आई से, छोटे वाले आर से। यही डाटा दिया गया है, ठीक है। बता दिए आप लोग, समझ लिए? नहीं अगर समझ आया होगा तो एक बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं परावर्तन के जो दो नियम कौन कौन से होते हैं। तीनों चीज समझ में आए ना परावर्तन से रिलेटेड? आगे सब इसका यूज होगा। अब है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, पता है किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम ये कहता है, तो हम लोग देखें भी कि क्या होता है जी। तीनों, ये अगर दर्पण है हमारा, ये आपतित किरण है, इसी दर्पण पर है, एक ही बिंदु पर है। परावर्तित किरण भी एक ही बिंदु, इसी बिंदु पर होता है। और अभिलंब भी जाता है, से जाता है ना। तो ये क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर? पहला नियम ये होना चाहिए कि इस तरह का कंडीशन होना चाहिए, तभी ये प्रकाश का परावर्तन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाला कोण, यहाँ से यहाँ जो कोण बना था आई, ये, और यहाँ से यहाँ कोण बना था जो आर, वो, मतलब आई बराबर आर ही होगा। यानी आने का कोण जैसा होगा, जैसे जिस कोण से वो दर्पण पर कोई वस्तु आएगी उसी कोण से वो वहां से जाएगी, है ना। जिस कोण से यहाँ पर ये आ रही है उसी कोण से यहाँ से वो जाएगी। यानी आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। क्लियर? इसलिए यहाँ दिया हुआ है एंगल आई बराबर एंगल आर। आई बराबर एंगल आर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का आखिर क्या होता है। अब यहाँ तो हमको समतल दर्पण में देखें आप क्या हो रहा था। इस समतल दर्पण में ये लंबवत समझ रहे हैं ना। लंबवत मतलब सीधा, सीधा। अगर प्रकाश इस तरीके से, यहाँ तो हम बताएं क्या कि प्रकाश अगर इस रेखा से इस तरीके से आ रही है, तिरछी आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, तब इस तरीके से आएगी, तब ये इधर की ओर चली जाएगी। पर अगर ऐसा ना हो करके, प्रकाश तिरछी ना हो करके ये सीधे इस पर आ रही है, ये हमारा दर्पण है, दर्पण का
पिछला भाग है, और ये प्रकाश यहाँ पर सीधे सीधे आ रही है और यहाँ पर दर्पण पे टकराएगी, तब क्या होगा उसी चीज के बारे में आप फिगर देखिए दिया हुआ है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण I बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं पड़ेगा जी, ये हमारा दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया यहाँ से यहाँ, और ये हमारा यहाँ पर आपतित किरण ऐसे जा रहा है और यहाँ प्रकाश सीधे सीधे यहाँ पर पड़ रहा है, तो आपतित तो यही हो गया, आपतित किरण बराबर I बराबर 0 हो गया, क्योंकि यही हमारा अभिलंब भी है, यही हमारा आपतित किरण भी है। तो यहाँ पर एंगल आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री हुआ। अब ये यहाँ पर दर्पण में टकराए, इस बिंदु पर आपतित बिंदु पर टकराए, आपतित बिंदु पर टकराने के बाद ये किस दिशा में जाएगी? सीधा आएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है यानी लंब पर जा रही है, तो वो उसी रास्ते से वो नीचे की ओर आ जाएगी, यानी जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वो वापस आ जा रही है, यानी जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते से आ जा रही है, मतलब R बराबर भी 0 हो रहा है ना। तो चूंकि अपवर्तन को आपतन कोण I और परावर्तन कोण बराबर दोनों का मान 0 हो रहा है, इसका मतलब बराबर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है, ये समतल दर्पण की खास बात है। और सारे दर्पण की ये खास बात है कि अगर प्रकाश उस पर लंबवत पड़ रही है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर उस पर गिर रही है प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो जिस पर गिर रही है उसी कोण से उस पर वापस आ जाएगी। हाँ यहाँ तक समझ में आई बात? समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वो परावर्तन का नियम पालन करते हुए परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएगी, वापस जाती है। ठीक है ना, उसी पथ से लौट जाएगी जिस पथ से उसने दर्पण पर टकराई थी, जिस पथ से दर्पण पर पहुंची थी उसी पथ से वापस लौट जाएगी। कब लौट जाएगी वापस? सेम कब लौट जाएगी? जब वो प्रकाश की किरणें यानी जब वो आपतित किरणें लंबवत, ठीक है ना, जब तक आपतित किरणें लंबवत, यानी अगर ये हमारा दर्पण है और यहाँ से प्रकाश की किरणें सीधी इस पर जा रही है तो वो सीधे ही वापस की उसी रेखा उसी दिशा में आ जाएगी, ठीक है। अब एक और छोटा पॉइंट के बारे में जानते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब के बारे में तो शायद बताएं क्या कह रहा है, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं यही होता है कि दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, और ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या हमें किसी बिंदु पर प्रतीत आती हुई दिखाई देती